गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलिए हम अपने करंट अफेयर्स के क्लास को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पर्यावरण एवं पारिस्थिति को पढ़ा था। नेक्स्ट देखते हैं हमें किस टॉपिक पर आज पढ़ना है। तो आज हमें देखना है शिक्षा एवं मानव संसाधन। हम शिक्षा और मानव संसाधन से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। तो पहला टॉपिक क्या है हमारा? पहला टॉपिक आप देख सकते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन। तो नए परिसर का उद्घाटन हो रहा है। इट मीन्स सबसे पहली बात कि जब भी आपको कोई ऐसा टॉपिक दिखता है करंट में जो कि जिसका एक अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, जिसकी अपनी एक इतिहास रही है, तो उसको आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है, ताकि वो एक सही तरीका होता है करंट अफेयर्स को कोरिलेट करके पढ़ने का। करंट अफेयर्स डजंट मीन कि आपने बस अभी का हाल का न्यूज़ देख लिया, दैट्स इट। ठीक है, तो आप उसको रिलेट करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जा रही है नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के उद्घाटन की। ठीक है, तो ये उद्घाटन किया गया है। और चूँकि आपको पता है नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो कुमारगुप्त के समय में ये बनाया गया था, तो ऐसी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो है वो आपको पता होनी चाहिए। और जब इसके नए परिसर का उद्घाटन हो रहा है तो हमें ये भी पता होगा कि हम ये जिस नालंदा विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं उस नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया गया था। तो किसने किया था ये? तो बख्तियार खिलजी द्वारा। तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अभी जून 2024 में जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने बिहार के राजगीर में ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसके नए परिसर का क्या किया? उद्घाटन किया। तो आपको ये भी याद रखना है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? तो राजगीर में। ठीक है, और ये जो इस विश्वविद्यालय की जो नई परिसर की जो उद्घाटन की जा रही है ये एक संयुक्त सहयोग के रूप में किया जा रहा है। ठीक है, तो संयुक्त सहयोग किसके किसके बीच? भारत, ठीक है, और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन देशों के बीच ये एक संयुक्त सहयोग है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, साथ ही साथ आप ध्यान में रखेंगे कि ये जो परिसर है ये पूरा एक नेट ज़ीरो ग्रीन परिसर है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। साथ ही साथ इसमें बताया जा रहा है कि ये क्या है? सौर संयंत्र, घरेलू और पेयजल उपचार संयंत्र, अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के लिए जल पुनर्चक्रण संयंत्र, और ये कुछ आंकड़े यहाँ पर दिए गए। तो खैर आपको इतना नहीं ध्यान में रखना है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये जो परिसर है ये कैसा परिसर है? ग्रीन परिसर, नेट ज़ीरो ग्रीन परिसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट कहता है कि देखिए इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया जा रहा है कि लगभग 1600 वर्ष पूर्व स्थापित मूल नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय में से एक माना जाता है। ठीक है, आवासीय विश्वविद्यालय समझते होंगे आप लोग। ठीक है, जहाँ पर जैसे कहते हैं ना हॉस्टल जैसा होता है कि यूनिवर्सिटी भी है और साथ में हॉस्टल भी है। ठीक है, और साथ ही साथ इस नालंदा विश्वविद्यालय को 2016 में संयुक्त राष्ट्र धरोहर स्थल घोषित किया गया। तो खैर नालंदा विश्वविद्यालय तो रहा नहीं, उसका जो भी अवशेष, जो भी खंडर जो रूप बच गया था, तो उसी को राष्ट्र धरोहर, संयुक्त राष्ट्र धरोहर घोषित किया था 2016 में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक हम देखते हैं। अगला टॉपिक है बिहार के कॉलेजों में +2 कक्षाएँ नहीं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक झलक देख लेंगे। 2024 यानी फरवरी 2024 में बिहार सरकार ने राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के संबंध में कॉलेजों में आयोजित होने वाली +2 यानी कि इंटरमीडिएट कक्षाओं को बंद करने की घोषणा की है। कुछ बिंदु देख लेते क्या है। बताया जा रहा है कि इस अधिसूचना के मुताबिक नए सत्र से इंटरमीडिएट की शिक्षा जो होता है ना आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स, अब क्या होगा? उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ही दी जाएगी। तो ये जो तीनों जो शिक्षा जो तीनों संकाय जो है वो अब इसकी शिक्षा कहाँ दी जाएगी? उच्च माध्यमिक स्कूलों में, विद्यालयों में। ठीक है, बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय अधिनियम 1956 में कॉलेजों से इंटरमीडिएट को अलग करने की सिफारिश की गई है। ठीक है, ये थोड़ा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया जा रहा है। लेकिन उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और जनशक्ति के अभाव के कारण इसे अब तक लागू नहीं किया जा सका। खैर ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने पहले भी बोला था। और बताया जा रहा है कि 2007 में सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप कॉलेजों में इंटरमीडिएट शिक्षा को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का नीतिगत निर्णय लिया था और +2 में 10+2 प्रारूप पेश किया था। ठीक है, चलिए खैर आगे देखते हैं। और बताया जा रहा है इसमें कि एक विशेष अभियान के तहत विभाग ने पहले ही बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का विकास किया और उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए इतने शिक्षक और माध्यमिक विद्यालयों में
इतने शिक्षकों की भर्ती की। मैंने बोला नथिंग मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है, तो हम लोग इसको ज़्यादा नहीं देखेंगे। आगे देखते हैं। बिहार सरकार ने हाल ही में हर पंचायत में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने का नीतिगत निर्णय लिया और मौजूदा माध्यमिक विद्यालयों को अपग्रेड किया था। खैर, तो ये इससे रिलेटेड चीज़ें थी, पॉइंट्स थे। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है मनरेगा कार्ड धारकों के लिए आधार सीडिंग, ठीक है, तो देख लेते क्या है। बात हो रही है जनवरी 2024 के मध्य तक यहाँ पर बिहार में मनरेगा के तहत सभी जॉब कार्ड धारकों के आधार कार्ड को जोड़ने की प्रक्रिया पूरी हो गई, ठीक है। तो जितने भी मनरेगा के बताया जा रहा, जो मनरेगा के तहत जो जॉब कार्ड धारक थे उनके कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की जो प्रक्रिया थी वो पूरी हो गई। और साथ ही साथ इसमें बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2024 से मनरेगा के तहत सभी कार्ड धारकों के लिए AEPS यानी कि आधार सक्षम भुगतान प्रणाली अनिवार्य कर दिया है, ठीक है। इसी के तहत आपने देखा पहला पॉइंट, ठीक है। और इसमें बताया जा रहा है कि लाभार्थियों को, जो इसके लाभार्थी होंगे, उनको पारिश्रमिक का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जाएगा, ठीक है। तो जो भी राशि उनकी बनेगी वो सीधा उनके बैंक खाते में चला जाएगा और वह राशि देय तिथि के बाद उनके आधार नंबर के माध्यम से सत्यापित होगी। इसलिए यहाँ पर बात की जा रही है आधार से लिंक करने की, ठीक है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NCPI द्वारा इसकी मैपिंग की जाएगी, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, NPCI, ठीक है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि मनरेगा कार्ड धारकों के लिए आधार सीडिंग है, तो इसमें बताया गया कि जो मनरेगा के तहत जो कार्ड धारक है उनके आधार कार्ड को जोड़ने की प्रक्रिया यहाँ पर क्या हो गई, पूरी हो गई, ठीक है। और ये इसकी मैपिंग किसके द्वारा की जाएगी, तो NCPI नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। साथ में बताया जा रहा है कि अभी बिहार में मनरेगा के तहत जॉब कार्ड धारकों की कुल संख्या जो है वो एक आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है, 1.80 करोड़ है, ठीक है, जिसमें से 1.52 करोड़ के बैंक खाते उनके आधार नंबर से जुड़े हुए, ठीक है। तो ये आंकड़ा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बिहार के 10,000 स्कूलों में कंप्यूटर लैब, ठीक है। सितंबर 2023 में बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य के 10,000 सरकारी विद्यालयों में कंप्यूटर लैब स्थापित करने के लिए कार्य योजना बनाई है, ठीक है। और ये योजना क्या है, ये ध्यान रखेंगे, 10,000 स्कूलों में कंप्यूटर लैब, ठीक है। इसके तहत कक्षा 6 से 8 तक के छात्र छात्राओं को इस लैब की सुविधा मिलेगी। ध्यान रखेंगे 6 to 8। देखिए इस टाइप के जो स्टेटमेंट होते हैं वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए ये इजी है कि हाँ सबको पता है कि 10,000 स्कूलों में क्या होंगे, कंप्यूटर लैब होंगे। अब आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएगा तो आपको हो सकता है यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिया गया 6 से 8 क्लास तक के बच्चों को ये सुविधा मिलेगी, तो हो सकता है माइट भी आपको 4 to 8 कर दे, ठीक है, 4 to क्लास 6 कर दे। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों को ये सुविधा मिलेगी। और बताया जा रहा है कि जो माध्यमिक विद्यालय में 20 और मध्य विद्यालय में 10-10 कंप्यूटर का लैब बनाया जाएगा। तो जो कंप्यूटर लैब बनाने की बात चल रही है तो वो आप ध्यान रखें, माध्यमिक विद्यालय में कितना 20 और जो मध्य विद्यालय है उसमें 10-10 कंप्यूटर का लैब बनाया जाएगा, ठीक है। और इसमें बताया जा रहा है कि ये जो योजना है इसके प्रथम चरण में 4,707 विद्यालयों में कंप्यूटर लगाए जाएंगे, ठीक है। तो इतने विद्यालयों में कंप्यूटर लगाए जाएंगे। ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि ये लाभ किसको मिलेगा, तो 6 to 8 के बच्चों को, ठीक है। और बात हो रही है 10,000 स्कूलों में कंप्यूटर लैब की, ठीक है। चलिए तो ये आपका ये वाला टॉपिक ख़त्म हुआ, शिक्षा से जुड़ा हुआ। नेक्स्ट हम देखेंगे कृषि, पशुपालन एवं उद्योग, ठीक है। पहला टॉपिक है मखाना के लिए MSP, ठीक है। MSP आप समझते होंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। तो मतलब एक आप कह सकते हैं कि एक मिनिमम रेट फिक्स कर दिया जाता है जो किसान जो उपजाते हैं उनके लिए, कि इससे नीचे वो चीज़ों को नहीं बेचेंगे, मतलब एक तरह से उनके फ़ायदे के लिए, ताकि उनको किसी भी तरह का नुकसान ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जुलाई 2024 में बिहार सरकार ने केंद्र से मखाना के लिए
MSP, ठीक है, मैंने बोला न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये घोषित करने का आग्रह किया है और बताया जा रहा है कि मखाना जो है वो बिहार के 10 ज़िलों में उगाई जाने वाली एक जलीय फसल है, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे 10 ज़िलों में उगाई जाने वाली ये जलीय फसल है। और मखाना की बात चल रही है तो आपने पढ़ा भी होगा, करंट में देखा होगा कि मखाना जो है उसको GI टैग भी प्राप्त हुआ है, तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि GI टैग मिला तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि बिहार देश का लगभग कितना देख रहे हैं 85% मखाना, ठीक है, 85% मखाना क्या करता है, उत्पादित करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ लगभग 10 लाख लोग जो है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसकी खेती और उत्पादन प्रक्रिया में शामिल है। तो करीब बताया जा रहा है 10 लाख लोग इसमें डायरेक्टली आप बोलिए या इनडायरेक्टली, हर वे में ये इसके उत्पादन में, इसकी खेती में ये लोग सम्मिलित है यहाँ पर, ठीक है। खैर यहाँ ये सवाल नहीं बनेगा आपसे। नेक्स्ट दिया गया कि मखाने के बारे में बताया गया कि मखाने में क्या रहता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फॉस्फोरस जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ साथ प्रोटीन व फाइबर भी होता है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर बताया गया है, बात की गई है कि इसे GI टैग मैंने बताया था मिला है, तो कब मिला था ये आप ध्यान रखिएगा, वर्ष 2022 में, 2022 में इसको GI टैग प्राप्त हुआ है, किसे, तो मखाना, ठीक है, बिहार के मखाना को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आम की बागवानी के लिए योजना, ठीक है, तो अब आम की बागवानी के लिए एक योजना की बात की जा रही है। तो बताया जा रहा है कि जून 2024 में बिहार राज्य सरकार ने आम की बागवानी के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई एक योजना शुरू की है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, जब आम से रिलेटेड, आम की बागवानी से रिलेटेड है तो कहीं ना कहीं जो आम का उत्पादन है उससे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर होगी। तो बताया जा रहा है कि ताकि आम उत्पादन में लगे किसानों को लक्षित सहायता और समर्थन प्रदान किया जा सके, ठीक है। तो जो आम उत्पादन करने वाले किसान हैं उनके लिए ये बेसिकली ये योजना यहाँ पर लाया जा रहा है, ठीक है। और बताया जा रहा है कि आम के क्षेत्र विस्तार के लिए 60,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की इकाई लागत पर 50% सब्सिडी के साथ आम विकास योजना जो है वो शुरू की गई है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि मैंने बोला जब स्टेटमेंट वाइज पूछा जाएगा तो यहाँ पर आपको थोड़ा फंसाया जा सकता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कितना, 60,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की इकाई लागत पर कितना, 50% सब्सिडी के साथ इस योजना को शुरू किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें बताया जा रहा है पालन एवं उद्योग, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पालन, ये थोड़ा शायद कट गया है, आप देख लेंगे, लिख लेंगे पालन एवं उद्योग, ठीक है। तो क्या है, बताया जा रहा है कि बिहार राज्य एक सूक्ष्म सिंचाई योजना को सुविधाजनक बना रहा है, ठीक है। सूक्ष्म मतलब समझते हैं आप, एकदम सूक्ष्म, माइक्रो, ठीक है। उसके सिंचाई योजना को सुविधाजनक बनाया जा रहा है जिसके तहत छोटे और सीमांत किसानों को ड्रिप, मिनी तथा माइक्रो स्प्रिंकलर पर 80% सहायता और अन्य किसानों के लिए 70% एवं सामुदायिक बोरवेल पर 80% सहायता दी जा रही है, ठीक है। तो सूक्ष्म सिंचाई योजना को सुविधाजनक बनाने के लिए ये उनको सहायता दी जा रही है इसके तहत, ठीक है। और बताया जा रहा है कि बिहार में 15.84 लाख मीट्रिक टन आम का उत्पादन होता है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ रहे थे यहाँ पे, तो यहाँ पर कितना बताया जा रहा है, एक आंकड़ा दिया गया, ठीक है। तो ये आपको नहीं पूछेगा इससे रिलेटेड। और आम के उत्पादन में यह देश में 3रे स्थान पर है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये पूछ सकता है यहाँ से, ठीक है, क्योंकि हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, इससे रिलेटेड योजना की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए बताया जा रहा है क्या दिया गया। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी APEDA के समर्थन से बिहार, ब्रिटेन, मध्य पूर्व और न्यूजीलैंड को लगभग 1200 मीट्रिक टन से अधिक ताज़े आम का निर्यात करता है। तो देख लीजिए कितना आम का निर्यात किया जा रहा है। तो इस जगह पर बताया जा रहा है कि लगभग 1200 मीट्रिक टन यहाँ से आम का निर्यात किया जाता है, ठीक है। और इसके साथ बताया जा रहा है जर्दालू आम, आपने सुना होगा, ठीक है। ये मेनली भागलपुर की एक अनोखी आम की किस्म है, ठीक है। देखते हैं ना बहुत तरह का आप सुनते होंगे, अलग अलग आम का नाम रहता है, ठीक है। तो उसी में से एक आम का वैरायटी है जर्दालू जिसको हम कहते हैं। तो ये भागलपुर की एक अनोखी आम की किस्म है और ये
में जो जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, तो ये एक हल्के पीले रंग और जो इसका एक विशिष्ट सुगंध होता है, ठीक है, इसका एक अलग ही सुगंध होता है इस आम का, जर्दालू आम का, तो इसके लिए ये जाना जाता है, ठीक है। और ध्यान रखेंगे इसे 2018 में इसको भी GI टैग मिला है, ठीक है, किसको, जर्दालू आम। तो आप ये भी याद रखेंगे GI टैग किस आम को मिला है, जर्दालू आम को। फिर आप बोलेंगे कि जर्दालू आम, देख रहे हैं ये नाम भागलपुर, ठीक है, यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा मतलब भागलपुर के जर्दालू आम को इसको यहाँ पर GI टैग दिया गया है, ठीक है। तो भागलपुर की एक अनोखी किस्म की आम है जो यहाँ पर पाई जाती है भागलपुर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बिहार में सतत विकास, ठीक है। सतत विकास की बात की जा रही है। बताया जा रहा है कि कॉर्नेल विश्वविद्यालय की टाटा कॉर्नेल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट के अनुसार एक रिपोर्ट पेश किया जा रहा है, उसके अनुसार बताया गया कि बिहार कृषि क्षेत्र में 3 परिवर्तनकारी तकनीकों को लागू करके सतत विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति कर सकता है, ठीक है। देखते हैं क्या क्या यहाँ पर बात की जा रही है सतत विकास से रिलेटेड। बताया जा रहा है कि नीति संशोधन में इस बात पर बल दिया गया कि बिहार चावल उत्पादन और पशुपालन से जुड़े ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम कर सकता है और उत्पादकता को बनाए रखते हुए यहाँ तक कि सुधार भी कर सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये नहीं है इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है, फिर भी हम देख लेते हैं क्या है। और बताया जा रहा है कि नीति संशोधन में TCI की शून्य भूख शून्य कार्बन खाद्य प्रणाली परियोजना के भीतर किए गए एक अध्ययन पर चर्चा की गई, जिसका उद्देश्य उत्पादकता के स्तर को बनाए रखते हुए बिहार में कृषि उत्सर्जन को कम करने की रणनीति विकसित करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ना इसमें कोई ऐसा फैक्ट है और ना ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बताया जा रहा है कि TCI शोध के अनुसार बिहार धान की कृषि के लिए वैकल्पिक नमी और शुष्कता, मवेशियों के प्रजनन के लिए उन्नत कृत्रिम गर्भाधान एवं अपने पशुधन क्षेत्र में एंटी मेथेनोजेनिक फीड सप्लीमेंट्स को अपनाकर प्रत्येक वर्ष एक आंकड़ा दिया गया है 9.4 to 11.2 मीट्रिक टन उत्सर्जन कम कर सकता है। चलिए हमने देख लिया, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं। बताया जा रहा है कि केंद्र का लक्ष्य गेहूं खरीद में 7 गुना बढ़ोतरी, ठीक है। तो यहाँ पर केंद्र का एक लक्ष्य है कि गेहूं खरीद में क्या होना है, 7 गुना बढ़ोतरी, ठीक है। तो अप्रैल 2024 में केंद्र सरकार ने यूपी, राजस्थान और बिहार जैसे गैर पारंपरिक राज्यों से गेहूं की खरीद में उल्लेखनीय वृद्धि करने की योजना की घोषणा की, ठीक है। तो चूंकि आप बिहार पढ़ रहे हो तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि बिहार से भी ये खरीद की जाएगी केंद्र सरकार द्वारा, लेकिन साथ ही साथ यूपी और राजस्थान, है ना। हो सकता है आपको फंसाने के लिए यूपी मतलब अगर आपको नहीं पता तो यूपी राजस्थान देखकर आप कहीं डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए या फिर आप कहीं भ्रमित ना हो जाए, कन्फ्यूज़ ना हो जाए, इसलिए ध्यान रखेंगे यूपी और राजस्थान ये भी शामिल है। यहाँ से गेहूँ की खरीद की बात की जा रही है, ठीक है। और बताया जा रहा है कि 2024-25 में इस खरीद को कितना 7 गुना बढ़ाकर 50 लाख टन करने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, तो ये केंद्र सरकार द्वारा ये लक्ष्य किया जा रहा है गेहूं खरीद को लेकर, ठीक है। किस किस राज्य में, बिहार आपको याद रखना ही है, साथ ही साथ यूपी और राजस्थान में, ठीक है। बताया जा रहा है कि यूपी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार ने 2023-24 के दौरान केंद्रीय रिजर्व में केवल 6.7 लाख टन का योगदान दिया, ठीक है। ये 2023-24 का आंकड़ा दिया जा रहा है, ठीक है। और केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने 2024-25 के लिए निर्धारित कुल गेहूं खरीद लक्ष्य रखा है 310 लाख टन का, 16% खरीदने का निर्णय लिया गया। तो कुछ आंकड़े दिए गए हैं, तो बहुत ज़्यादा इसमें आपको नहीं जाना है, सिर्फ बेसिक चीज़ें याद रखनी है कि केंद्र ने एक लक्ष्य रखा है गेहूं खरीदने का, किस राज्य से रिलेटेड है याद रखेंगे, बिहार, यूपी एंड राजस्थान, ठीक है। जो गैर पारंपरिक राज्य है यहाँ से गेहूँ के खरीदने की बात चल रही है और कहा जा रहा है कि इसके एक लक्ष्य रखा गया कि 2024-25 तक इसको कितना 7 गुना बढ़ाना है, यानी कि 50 लाख टन करने का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया, ठीक है। तो ये माइट भी आपको स्टेटमेंट वाइज करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। साथ ही बताया जा रहा है कि नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि NAFED
और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी NCCF। तो NAFED और NCCF को भी 2024 में 5-5 लाख के खरीद लक्ष्य में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये दो नाम आपने जो देखा, ये भी क्या करेगी 2024 में 5-5 लाख के क्या करेगी, एक मतलब एक लक्ष्य के साथ ये भी खरीद करेगी गेहूं की। ठीक है, और साथ में बताया जा रहा है कि 2024 में MSP कितना 2275 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। ठीक है, MSP जो अभी आपने देखा, हम मखाना के लिए वहाँ पर पढ़ रहे थे, यहाँ पर इससे रिलेटेड यानी कि गेहूं से रिलेटेड। ठीक है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो कितना 2275 रुपये क्विंटल तय की गई है। ठीक है, तो चलिए ये आज का हमारा टॉपिक था। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।